गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके क्लास में उपस्थिति जो है ठीक ठाक है। पिछले क्लास में उपस्थिति को देखकर मैंने काफ़ी कम चीज़ को बताई थी, लेकिन आज मैं विस्तृत रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रण करने के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं उसमें से आज कुछ अधिनियमों की चर्चा मैं कर देना चाहता हूं, जिससे कि आप लोग का अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से विकसित हो सके कि संविधान जो बना है उसमें इन सब नियमों का क्या योगदान है, वह आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी जान सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूं वह है न्यायाधिकरण अधिनियम 1781। यह देखा जाता है प्रायः प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी पीटी का एग्जाम है, प्रश्न तो कहीं कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इसकी भी थोड़ा चर्चा कर देना चाहता हूं। न्यायाधिकरण अधिनियम जो है 1781 में पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि गवर्नर जनरल का जो परिषद, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को कि 1773 में गवर्नर जनरल का परिषद बना था, तो वही परिषद की शक्ति को बढ़ाने की बात जो है आपको न्यायाधिकरण अधिनियम 1781 में की गई है। गवर्नर जनरल के परिषद को शक्ति जो है अब प्रांतीय कोर्ट और प्रांतीय परिषद तक बढ़ा दी गई। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि गवर्नर जनरल का जो परिषद जो 1773 में क्रिएट किए गए थे, उस परिषद की शक्ति को हम देखते क्या है कि प्रांतीय कोर्ट जो उस समय था उसके लिए नियम बनाना, और साथ साथ वहाँ पे जो प्रांतीय परिषद थे, जो उसको कह सकते हैं प्रांतीय कार्यपालिका परिषद थे, उसके लिए भी नियम कानून प्रतिपादन करने की शक्ति जो है गवर्नर जनरल काउंसिल को विस्तृत कर दी गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गवर्नर जनरल को जो है और अधिक पावरफुल कर दिए गए। उसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो उस समय उसका जुडिक्शंस को डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन 1781 के एक्ट माने अधिनियम के तहत हम देखते हैं क्या सर्वोच्च न्यायालय के अधिनियम को भी सीमित कर दिए गए। तो सीमित कहने का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या जुडिक्शन होगा, उस जुडिक्शन को भी लिमिटेड कर दिए गए। तो ये दो प्रोविजन जो है 1771 में काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको मैं बोर्ड पर भी लिख देना चाहता हूं कि पहला जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रिब्यूनल एक्ट 1781। इसको हिंदी में लिखेंगे न्यायाधिकरण अधिनियम 1781। पहला प्रोविजन क्या था? गवर्नर जनरल के परिषद को प्रांतीय न्यायालयों तथा प्रांतीय परिषद पर विधि बनाने का क्या हुआ जी? विधि बनाने का अधिकार
प्राप्त हो गया। जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोग को कि 1781 के एक्ट में क्या प्रावधान था, तो यह प्रावधान थे कि गवर्नर जनरल के परिषद को प्रांतीय न्यायालयों तथा प्रांतीय परिषद पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरा प्रोविजन क्या था उसमें, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कहते हैं जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार को सीमित कर दिए गए। इसको हम अंग्रेजी में ऐसे कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैज गॉट द पावर टू मेक ए लॉ ओवर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। दूसरा हम कह सकते हैं इसको कि जो जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज लिमिटेड। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये दो प्रोविजन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसी इसको ध्यान में रखते हुए फिर जो इसमें खामियां हो गई हैं, जो भी ड्रॉबैक्स हो गए हैं, उन ड्रॉबैक्स को दूर किया जा रहा है 1784 के एक्ट से, जिसको हम लोग कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। तो अब इसको हम समाप्त करके इसको हम डिलीट कर रहे हैं। सब हो गया ना, ठीक है, ओके। तो इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस डेट को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है परीक्षा में मैचिंग करने के लिए पूछ दिया जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब बना, रिवोटिंग एक्ट कब बना। तो ये सब जो है कभी कभी मैचिंग करने के लिए पूछ जाते हैं। प्रोविजन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम में क्या देखते हैं कि मैचिंग करने के लिए पूछ दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग इस डेट को भी याद रखेंगे, राइट। अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कैसे आया। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह रेगुलेटिंग एक्ट और ट्रिब्यूनल एक्ट में जो भी खामियां या जो भी ड्रॉबैक्स रह गए थे, उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। यह पिट्स इंडिया एक्ट जो है, जब छोटा पिट्स इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, तो उस समय जो खामियां थी 1773 के एक्ट में और 1781 के एक्ट में, उस खामियों को दूर करने के लिए पिट्स का ध्यान जो है इस ओर आकर्षित किया गया। पिट्स ने भी देखा कि वाकई में यह कंपनी के लिए जो नियम बने हैं उससे कंपनी जो है पर अधिक नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो था ब्रिटिश सरकार के साथ था। तो ब्रिटिश सरकार से कम्युनिकेशन होने में बहुत सारे जो संचार का जो माध्यम था, उस संचार का माध्यम में कुशलता प्रदान नहीं हो पा रही थी। तो वैसे स्थिति में पिट्स ने देखा कि क्यों नहीं एक एक्ट पारित कर दिया जाए जिसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। और इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि सबसे पहला जो व्यवस्था किया गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस वाज मेड इन द पिट्स इंडिया एक्ट इज वाज दैट कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया जाए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब हिंदी में नियंत्रक मंडल का निर्माण किया जाए, और इस नियंत्रक मंडल में 6 सदस्यों को सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया। अब आप पूछ सकते हैं कि 6 सदस्य कौन कौन आ गए, भारत से थे कि नहीं थे, कि ब्रिटेन से केवल थे। तो इसमें जो था, ये भारत के ऐसे कोई सदस्य नहीं थे। वह ब्रिटेन के द्वारा चूंकि नियंत्रण स्थापित करना था, तो ब्रिटिश सरकार के लोग ही या ब्रिटिशर ही इसे बोर्ड में थे। जैसे हम कुछ नाम बता दे सकते हैं आप, फाइनेंशियल एक्सचेकर, जहाँ कि हम लोग यहाँ कहते हैं वित्त मंत्री कहते हैं, वहाँ भी फाइनेंशियल एक्सचेकर, मतलब वित्त मंत्री को फाइनेंशियल एक्सचेकर कहते हैं। पहला था
दूसरा था भारत के लिए सचिव अपॉइंट होते थे, तो वह सचिव जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेंबर था। तीसरा था प्रिवी परिषद के 4 मेंबर को इसमें रखा गया, और ये चारों मेंबर जैसा कि मैंने पहले बताया कि सम्राट के द्वारा नियुक्त किए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है यह सम्राट का रिप्रेजेंटेटिव था, और ईस्ट इंडिया पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस बोर्ड को अधिकार प्रदान कर दिए गए। तो अब जितने भी कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में संचालित किए जा रहे थे, या जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको डिस्कस जो किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वह डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा किया जा रहा था, और बोर्ड जो है इन समस्याओं का निदान करके फिर सरकार को सूचना संप्रेषित करने की काम कर रही थी। तो इस प्रकार से देखते क्या है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इस पर नियंत्रण स्थापित के लिए बना दिए गए। तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण स्थापित करने से हम एक बात का निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है दोहरा नियंत्रण स्थापित कर दिया, एक सम्राट का नियंत्रण और दूसरा बोर्ड का नियंत्रण। उसके बाद हमने क्या देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर नियुक्त किए जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वह गवर्नर की नियुक्ति जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा की जाने लगी। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को विभिन्न अधिनियम के माध्यम से कंट्रोल किए जाने लगे। साथ साथ यह भी हो गया कि गवर्नर जनरल के आदेशों का अवहेलना नहीं कर सकता है कोई। जैसे बंबई और मद्रास 2 प्रेसिडेंसी थे उस समय, 3 प्रेसिडेंसी थे, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को कि बंबई और मद्रास जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया था। कभी कभी किसी किसी मुद्दे पर बॉम्बे और मद्रास के बीच, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को मतभेद उत्पन्न हो जाता था, माने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। तो यह भी देखा गया था कभी कहीं उनकी बातों को अवहेलना की जा रही थी। तो इस एक्ट में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान कर दिया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के आदेशों को बॉम्बई और मद्रास के गवर्नर कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो यह क्या था, यह एक सिस्टम तैयार किया जा रहा था, और इस सिस्टम के अंतर्गत देखे कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो रहा था। इसके बाद हम फिर देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट भी जो है यह उद्देश्यों को पारित नहीं कर पा रहा था, जबकि हम यह कह सकते हैं कि यह अधिनियम जो है भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या देखते हैं कि इस अधिनियम में भी कुछ कमियां रही। तो एक अधिनियम आया है 1792, उसकी हम चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि बहुत ही लिस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व नहीं है, लेकिन आपको चार्टर एक्ट 1833 का अधिक महत्व है, जो हमेशा परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और उससे प्रश्न आए भी हैं। तो अब जो है हम चार्टर एक्ट 1792 छोड़ दे रहे हैं, चूंकि वह एकदम महत्वहीन है। हम यह बताना चाह रहे हैं चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत चार्टर एक्ट 1813, यह चार्टर एक्ट 1813 में क्या प्रोविजन आया? सबसे पहला जो प्रोविजन चार्टर एक्ट 1813 में आया क्या कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में व्यापार करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट दिया गया था, उस राइट को समाप्त किया गया केवल चाइना के साथ। वह भी कौन? टी के क्षेत्र में, चाय के क्षेत्र में केवल एक्सक्लूसिव राइट रहा आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का चाइना के साथ। उसके साथ साथ हमने पहली बार देखा भारतीय
शिक्षा के लिए 1,00,000 पाउंड जो रुपया यह भारत को दिया गया। तो इसमें क्या देखते हैं कि अब भारतीयों पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि पहली बार जो हमने कहा कि 1,00,000 रुपया पाउंड जो है भारतीयों को दिया गया, भारतीयों को शिक्षा के लिए यह प्रदान किया गया। और इसके माध्यम से भारतीय जो हैं साहित्य और विज्ञान का प्रचार करना शुरू किए। तो यह चार्टर एक्ट 1833 क्या है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को समाप्त किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया माने मोनोपोली ऑफ, इसको लिख सकते हैं कि मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी was abolished by this act charter 1833। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ Indian education 1,00,000 pound was given। तीसरा प्रोविजन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मोनोपोली समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय के लिए जो है चाइना के साथ उसके मोनोपोली बरकरार रहा। तो यह 3 प्रोविजन काफी महत्वपूर्ण है पीटी के दृष्टिकोण से। अब इस 3 प्रोविजन में यह प्रोविजन जो है, यह प्रोविजन से प्रश्न आए हुए हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और इस प्रकार से देखते हैं कि पीटी के लिए इन सब का महत्व को देखते हुए मैं इस सबको पॉइंट्स में बता दिया हूं। और इसी के साथ आज जो है यहाँ पे मैं क्लास समाप्त कर रहा हूँ। अगला क्लास जो मैं करूँगा वह चार्टर एक्ट 1833, 1853 और उसके बाद 1909 और 1919। माने हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आने की संभावना है, उन्हीं सब चार्टर को मैं पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो सके। थैंक यू वेरी मच। फिर सी यू टुमारो।